नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवेक तन्खा का बयान। सरकार के गलत ऑर्डिनेंस के चलते बनी ऐसी स्थिति। सरकार के गलत फैसले के चलते रुका ओबीसी का रिजर्वेशन। अपनी गलती की बजाय विवेक तन्खा को दोषी ठहरा रही सरकार। इस फैसले के बाद सरकार को अब पश्चाताप करना चाहिए। समय रहते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं किया लागू। देश संविधान के हिसाब से चलता है, बीजेपी के हिसाब से नहीं। इस हालात के पूरे तरह मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। 15 साल तक ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं दिला पाई रिजर्वेशन। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। सबको आगाह कर रहा था कि महाराष्ट्र का जजमेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के जजमेंट को मध्य प्रदेश में फॉलो करेंगी और ये स्थिति बनेगी। और इस स्थिति के लिए मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट में 15 साल से एक ओबीसी क्लास का मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री ने इस 15 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट 2010 में बोला था और फिर 2017 में भी रिपीट किया था, और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था। रादर देन विवेक तन्खा की एफिजी जला रहे हो या विवेक तन्खा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, घेरने की कोशिश कर रहे हो। अरे विवेक तन्खा तुमको अकल की बात बता रहा था। ये बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ध्यान दो। ये जो तुम विधेयक लाए थे, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अब कंसंट्रेट करिए ओबीसी रिजर्वेशन पे। किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन हो सकता है, किस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट फॉलो हो सकता है, ये सब ना देख के उनको लग रहा था कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ो, विवेक तन्खा पे फोड़ो और ताली बजाओ। तो लाओ बजाओ ताली। अब पता चलेगा तुम्हें कि तुमने कितनी बड़ी गलती की अपने लोगों के साथ। मैं तो इसको विश्वासघात समझता हूं अपने लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास मौका था। आप हेड ऑफ द स्टेट थे, आप ओबीसी के लीडर हैं। आपको तो अच्छे सलाहकार रखने चाहिए, समझदार सलाहकार रखने चाहिए। उनसे समझदारी की बात समझनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इन जजमेंट्स को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये सब ना करके आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। तो मेरे को तो बड़ा अफसोस है कि हमारे ओबीसी भाइयों के लिए अब उनको भाई बहनों को रुकना पड़ेगा। जा रहा था कि तुम गलत बोल रहे हो। देखिए आज क्या हुआ। तो मैं तो आज भी अनुरोध करता हूं कि इनको पश्चाताप करना चाहिए इनने जो किया है, और जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक बार से कुठाराघाती में कहूँगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ऐसा इस देश में नहीं होता, कि हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उस संविधान के साथ चलते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। 30 जून तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेंगे। 13 मई को पीएम द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति योजना का शुभारंभ करेंगे। डिजी लॉकर के मध्य प्रदेश में छात्रों को कहीं भी अपनी अंकसूची, उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसफर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके। 30 मई तक सभी विश्वविद्यालय डिजी लॉकर व्यवस्था से जुड़ेंगे। भोपाल में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। नर्सिंग, पैरामेडिकल, कृषि के पाठ्यक्रम भी शुरू करेंगे। मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल के आधार पर चलाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और बाकी विभागों के साथ तालमेल करते हुए इस दिशा में सीधा प्रसारण की व्यवस्था में हम सहभागी बनने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे अपने विभाग के अंदर, चूँकि हमने कहा कि हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में बनना चाहिए। यही कारण है कि नेक के दौरे के दरमियान हर एक महाविद्यालय अपने ग्रेड में और उन्नति की ओर जाए, आगे बढ़े। इसीलिए हमने एक निर्णय किया कि जिन जिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होगी
हम चाहे उनको प्रतिनियुक्ति भी दें, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी विभाग अपनी दक्षता के साथ शिक्षण की सुव्यवस्था स्थापित करें। इसी के कारण से जो हमारे विश्वविद्यालय लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रेडिंग उनकी अच्छी आए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक के दौरे के पहले इस तरह का माहौल अपना बनेगा। रही पदपूर्ति की बात, तो पदपूर्ति के मामले में भी बैकलॉग सहित सभी पदों को भरने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सभी अपने यहाँ के जितने भी पद हैं वो पदों की पूर्ति करें। शासन उनको मदद करने के लिए तत्पर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो पिछले साल के जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम वर्ष के जितने भी पाठ्यक्रम के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इसी आधार पर द्वितीय वर्ष का सिलेबस बनाते हुए हम सेकेंड ईयर की तरफ भी नई शिक्षा नीति के लिए उस भावना के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों सेक्टर में हम समान रूप से नई शिक्षा नीति पे आगे निकलने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण बना है कि GER सुधारने की दिशा में जो मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा था, इस वर्ष जो अभी तक के हमारे अनुकूल परिणाम आए हैं, राष्ट्रीय औसत से अब हम आगे जा रहे हैं। पिछले दो साल पहले तक हम इसका परसेंटेज 20% था, लास्ट ईयर 24 था, इस वर्ष जो राष्ट्रीय औसत 27% है, हम उससे को क्रॉस करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपके माध्यम से नई शिक्षा नीति को लेकर के हम जितने प्रकार से सोच सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय कुलसचिव इस बात पर सहमत है कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हो या एक्सीलेंस सेंटर हो, ये लगातार गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की शिक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे, तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी एक्सीलेंस सेंटर के लिए 3 विश्वविद्यालयों को और धनराशि देने का निर्णय किया है। विक्रम विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और एक विश्वविद्यालय और है, इसे करके हम 3 विश्वविद्यालय। हम पुनर्विचार याचिका पे विचार कर रहे हैं, तो पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी ना। माननीय न्यायालय ने निर्णय किया, माननीय न्यायालय के सामने दोबारा विचार करने के लिए जाएंगे, तो विचार करने का प्लेटफॉर्म तो वही है ना। लेकिन मंत्री जी, जिस प्रकार से भी अरुण यादव को भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56% आबादी को भाजपा सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ा है। मैं तो इतना जानता हूं कि कांग्रेस के सिर पे ये पाप है, कांग्रेस ने ही ये इस व्यवस्था को बिगाड़ा है, कांग्रेस ही इस मामले को कोर्ट तक गई है। अगर कांग्रेस कोर्ट तक नहीं ले जाती तो अभी तक हम उस आधार पे आगे बढ़ जाते। कांग्रेस बार बार ये लाइन पकड़ती है, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि वो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करना चाहती है। तभी तो जब मौका पड़ता है तो इधर विधानसभा में प्रस्ताव रखती है और बाद में कोर्ट से मामले को लटका देती है। तो कोर्ट के अंदर भी अगर वो समय पे रहते हुए आयोग बना करके व्यवस्थित जानकारी जुटा करके अपनी बात रखती थी, नौबत नहीं आती। बार बार इसी प्रकार से कांग्रेस ये इस विषय को लटकाना चाहती है। और बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है, इसलिए सामान्य निर्धन आयोग हो, SC हो, ST हो, OBC हो, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी समय में किसी प्रकार के कार्य संगठन को मजबूत बनाने के लिए करना है, इस बात को लेकर चर्चा की गई। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि 15 जून से 15 मई तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 तरह के आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जो 15 मई से लेकर 15 जून के बीच पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। यूथ कनेक्ट का एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। 3 प्रकार के इसमें कार्यक्रम होंगे। इसमें एक स्पीच कंपटीशन होगा जो 16 से लेकर 22 मई के बीच में संभाग स्तर पे होगा। उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे और फिर संभाग स्तर पे हम बड़े बड़े युवाओं के सम्मेलन करेंगे। उसमें एक स्थान जबलपुर भी होगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल, ऐसे 8 स्थानों में ये बड़े कार्यक्रम होंगे। इसको लेकर आज जबलपुर संभाग की संभागीय बैठक का आयोजन किया गया है। आदरणीय जो हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष चल रहा है। उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। उसी के निमित्त यह कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या माना जाता है 2023 का पूरा ही शक्तिनाथ है? 2023 को अभी समय है और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो 24/7 पूरे समय संगठन के लिए काम करने वाला यदि कोई कोई दल है जिसके कार्यकर्ता हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग रूटीन वर्क में अलग अलग तरह से
काम करते हैं हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने के लिए, सरकार की जनकल्याणकारी कामों से आम जनमानस को जोड़ सकें और युवाओं को जोड़ सकें। तो इन उद्देश्यों को लेकर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है जो मतलब विचारधारा से तो मिलती है पर वो पार्टी में जो है नहीं आ पा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से हमने विचार किया है कि हम अलग अलग सेगमेंट के ऐसे युवा जो विभिन्न विधाओं के युवा हैं, युवा किसान, युवा डॉक्टर, युवा एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी अलग अलग विधाओं के युवाओं को भी हम जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कामों को समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को हम स्थान देने का काम करेंगे। इन कार्यक्रमों के ये जो कार्यक्रम है इनमें हमें हमारे प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आने वाले समय में जो मोर्चे की नई भूमिका क्या होगी, आज इस बैठक का क्या मकसद क्या होगा? यह बैठक आने वाले कार्यक्रमों के निमित्त एक कामकाजी बैठक है। इसमें हमारे जबलपुर संभाग के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। सभी 9 जिले जो हैं हमारे संगठनात्मक, उनसे कार्यकर्ता हैं। आने वाले समय में युवा मोर्चा नीचे तक जाकर काम करेगा। विभिन्न तरह की योजनाएं जो हम आगे समय में काम करेंगे उनको लेकर हम लोगों ने बहुत सारा वर्कआउट किया है, अभी बहुत सारी तैयारियां की हैं। उसी विषय को लेकर कि हमने जो तैयारी की है, प्रदेश स्तर से जो चीज़ें तय हुई है, हमारी जो प्रदेश की टीम ने तय किया है, वो हम नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं तक, मंडल तक वो बात पहुँच सके और मंडल के नीचे वो बात हमारी पंचायत तक पहुँच सके। इस बात की योजना को लेकर ही आज की बैठक है। अगले साल जो है प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर युवाओं को ज़्यादा टिकट मिले, इसको दिलवाने के लिए युवा मोर्चा क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने युवाओं। शिवराज सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा आज एक बार फिर सामने आ गया है। शिवराज सरकार शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को किसी भी आरक्षण का लाभ कभी भी मिले। इसको लेकर तमाम हथकंडे व तमाम साजिशें रची जा रही थी। हमारे 15 माह की सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित व कल्याण के लिए उनके आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज सरकार ने एक गलत अभिमत देकर इस निर्णय को कभी भी माह तक रोक लिया था। बाद में जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी तो सरकार ने अपनी गलती को सुधारकर हमारी सरकार के निर्णय को लागू किया। आज शिवराज सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ चुका है। शिवराज सरकार लगातार षड्यंत्र और साजिश रच रही थी कि ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिले। कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने पहले भी पंचायत चुनाव में इस प्रकार पेचीदगियां शामिल करी कि ताकि किसी भी प्रकार से ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिले। कमलनाथ सरकार जाने के बाद उन्होंने गलत अभिमत देकर इस वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण को लाभ मिलने से रोका। बाद में जब कमलनाथ जी ने सदन के अंदर इसकी लड़ाई लड़ी तो सरकार को झुकना पड़ा और वापस सही अभिमत देकर इस निर्णय को लागू कराया गया। अभी भी सरकार लगातार इस तरह की साजिश और षड्यंत्र रच रही थी। ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके नई प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई, जब समय शिवराज सरकार ने मांगा कि पहले ही आपको इतना समय दिया जा चुका है और उसमें भी आपने कार्रवाई पूरी नहीं करी, तो अब आप और कितना समय इसके लिए देना आपको व्यर्थ है। और जिस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, अधूरी रिपोर्ट, गलत आंकड़े पेश किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये फैसला आया। एक बार फिर ओबीसी वर्ग ठगा हुआ महसूस खुद को कर रहा है। ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री की सरकार और ओबीसी वर्ग के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और कांग्रेस अभी भी दृढ़ संकल्पित है कि जब तक ओबीसी वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिले, बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, इस वर्ग के साथ है। सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आज जो फैसला आया कमलनाथ जी ने कहा उसका अध्ययन करेंगे, कानून विशेषज्ञों से सलाह करेंगे और हमारी लड़ाई जो है ओबीसी वर्ग के हित के लिए वो जारी रहेगी और हम ओबीसी वर्ग के साथ सदैव खड़े हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का बयान, जब भी पिछड़ों की बात आती है तो शिवराज सरकार एक नया फॉर्मूला सामने लेकर आ जाती है। जब भी पिछड़ों की बात आती है शिवराज सिंह सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के बहुत सारे अन्य चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व में ये एजेंडा होता है। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो ये 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का था? एक पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उसके बाद उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष जेपी धरोटिया है, उससे तो कोई चर्चा आपने की नहीं। आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की। जब हम सरकार में आए थे, बहुत स्पष्ट नीयत के साथ में
आप मध्य प्रदेश के पिछड़ों को कभी देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता तो इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। हम इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है उसको लेकर माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष कोर्ट में होगा? आप लोग स्वागत कर रहे हैं फैसले का? आप लोग पक्ष में कि जो चुनाव है बिना आरक्षण के हो सके? नहीं, आप पहले आरक्षण की बात करिए, फिर चुनाव की बात करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव की बात होगी। रिव्यू पिटीशन लगाने की बात सरकार कर रही है, अभी सीएम का भी बयान आया। तो अभी तक आप क्या करते रहे? इतने 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप हमारा जो हक है पिछड़ों का उसके बारे में बात करें, फिर चुनाव की बात। चुनाव नहीं होने का कारण डर, सरकार डर रही है विधानसभा चुनाव में। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक एंटी इंकमेंसी भारी है। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर मध्य प्रदेश में है, बेरोजगारी चरम पर मध्य प्रदेश में है, आदिवासी यहाँ का उसकी पिटाई हो रही है, पिछड़ों की पिटाई मध्य प्रदेश में हो रही है। इस प्रदेश में हिंसा चरम पर है मध्य प्रदेश में, और बार बार सरकार इस प्रदेश की जो शांति का टापू उसको नष्ट करने का काम करती है। ये सब सरकार के एजेंडे, सरकार का एजेंडे आरक्षण देने का नहीं है, सरकार का एजेंडा पिछड़ों की मदद करने का नहीं है, इसलिए स्थिति बनी प्रदेश में। बीजेपी तो कांग्रेस के ऊपर ठीक बोल रही है कि कांग्रेस कोर्ट में जाकर जो कोर्ट में गई थी ओबीसी के उसमें सरकार में आप हैं, पिछले 20 साल से सत्ता आपकी है, हमको सिर्फ 15 महीने काम करने के मिले। आप चुनाव होने हैं तो चुनाव तो आपको कराने हैं, सत्ता आपकी है, आरक्षण देने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप तय करिए इसको। लेकिन बार बार ये बयान आया सर, कमलनाथ सरकार पे भी आरोप लगाना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से ढंग से पैरवी नहीं की, ये भी आरोप लगा था सर एक बार। देखो, तो आरोप लगाएंगे क्योंकि उनके पास कोई तथ्य तो है नहीं। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 48% आया कहाँ से, ये आंकड़े कहाँ से लाए आप लोग? कौन सी एजेंसी से आपने तय किए? जब हम 56% आबादी आरक्षण पिछड़ों की मध्य प्रदेश में और आपके 48%। कोर्ट तो अधिसूचना जारी करने की बात कर रहा है 2 सप्ताह में। हम तो देखिए, हम चाहते हैं कि पहले आरक्षण की बात हुई, उसके बाद चुनाव की बात। अब हमारे मतलब आरक्षण के पक्ष सुन लीजिए, है तो इसी तो बात हो रही है आपसी तो नहीं। हम हमारे विधि सलाहकारों से इस पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक्शन क्या होगा बताएंगे। सरकार ने तो पहले भी बोला था कि दोनों दल एक साथ न्यायालय में जाएं और न्यायालय में जो कांग्रेस के पास आंकड़े हैं वे भी पेश करें। और किसने चर्चा किया हम लोगों से? कौन से सरकार के लोग आगे बढ़कर विपक्ष के लोगों से चर्चा की? जब सरकार की नीयत खराब है इसलिए सब एजेंडा बना के चल रहे। ये सरकार को झटका लगा बीजेपी और कांग्रेस। मोहन भागवत जी का एजेंडा मध्य प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे, ये समझ लीजिए आप। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि अभी जो हमारी मांग है वह 12,000 मेगावाट तक जाती है। जब हमारा बिजली उत्पादन सही रहता है तो हम बिजली नहीं काटते। आप देखें अप्रैल के महीने में तो पूरे 17 दिन बिजली दी, बिल्कुल की कटौती नहीं की गई थी। मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दूंगा कि अभी जो हमारी मांग है लगभग 12,000 मेगावाट के करीब जाती है, कभी 11,800, कभी 12,200 मेगावाट। जिस दिन हमारे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो प्रकृति के ऊपर आधारित हैं वो, और हमारी कोई जिनसे हमें ऊर्जा मिलनी है, जहाँ से बिजली मिलनी है, वो अगर उत्पादन सही रहा, ट्रिप नहीं करे, तो हमारा उत्पादन लगभग पूरा होता है। तो उस दिन हम बिजली नहीं काटते। आप अप्रैल का देखो महीना, तो 17-18 दिन हमने कंटिन्यू बिजली दी है। 12 दिन कटौती हुई है, कुछ दिन जहाँ लोड शेडिंग हमने की है, जहाँ फीडर पे कोई दिक्कत है। अगर आज हमने बिजली कह दिया कि हम 2 घंटे काट रहे हैं, और जिस दिन हम पे बिजली हुई और हमने बिजली नहीं दी, तो यही कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपने बिजली होते हुए बिजली नहीं दी, आपने दूसरे प्रदेश को बिजली भेज दी। तो हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। यहाँ के कुशल मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम बिजली आपूर्ति, अगर कहीं लोड शेडिंग की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको
1 घंटे कहीं ज़्यादा दिक्कत है ग्रिड को आ रही होगी तो करेंगे। जैसे अब मेरी कौन सी जैसे कौन सी यूनिट बंद है, मेरे सुन तो लीजिए, सारणी की कौन सी यूनिट नहीं चल रही, सिंगा जी की जो 4 यूनिट हैं जो पुरानी है वो बंद है। उसके अलावा मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश में जितना उत्पादन आज हो रहा है ऊर्जा, तो आप हर चीज को समय निर्धारित कर दिया जाए ताकि मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दूंगा कि अभी जो हमारी मांग है लगभग 12,000 मेगावाट के करीब जाती है, कभी 11,800, कोई 12,200 मेगावाट। जिस दिन हमारे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो प्रकृति के ऊपर आधारित हैं वो, और हमारी कोई जिनसे हमें ऊर्जा मिलनी है, जहाँ से बिजली मिलनी है, वो अगर उत्पादन सही रहा, ट्रिप नहीं करे, तो हमारा उत्पादन लगभग पूरा होता है। तो उस दिन हम बिजली नहीं काटते। आप अप्रैल का देखो महीना, तो 17-18 दिन हमने कंटिन्यू बिजली दी है, 12 दिन कटौती हुई है, कुछ दिन यहाँ लोड शेडिंग हमने की है जहाँ फीडर पे कोई दिक्कत है। अगर आज हमने बिजली कह दिया कि हम 2 घंटे काट रहे हैं, और जिस दिन हम पे बिजली हुई और हमने बिजली नहीं दी, तो यही कांग्रेस को लोग कहेंगे कि आपने बिजली होते हुए बिजली नहीं दी, आपने दूसरे प्रदेश को बिजली भेज दी। तो हमारा कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। यहाँ के कुशल मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम बिजली आपूर्ति, अगर कहीं लोड शेडिंग की जरूरत पड़ रही है तो। जबलपुर की गोरखपुर थाना क्षेत्र के ईसाई मोहल्ले में 24 अप्रैल को कुछ लोगों के द्वारा एक युवक सोनू गौंड के घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद सोनू गौंड को गंभीर चोटें आई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सोनू गौंड नाम के युवक की मौत हो गई। वहीं मामले में गोरखपुर थाना पुलिस ने पूरी घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए थे। वहीं मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मुख्य आरोपी सतीश यादव बताया जा रहा है। वहीं पूरी घटना के कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। उसके दोस्तों ने और रतन ने मेरे बच्चे का पैर भी तोड़ दिए, मेरे बच्चे का सीने में भी मार दिए, जान से मार डाले मेरे बच्चे को। मेरा जवान बच्चा मर गया, मेरा बच्चा। जे रतन यादव है, जे गुंडे हैं, गुंडे हैं। दिनांक 23, 24, 4 अप्रैल की रात 12 बजे की घटना है, जिसमें कि सतीश यादव अपने कम से कम 10-15 साथियों के साथ मिलकर ईसाई मोहल्ला में जाते हैं और वहाँ पे श्रावण अव्वा का घर है। श्रावण अव्वा के घर में रात में वहाँ पे मार पिटाई करके, पथराव करके और वहाँ के दरवाजे तोड़ करके अंदर घुसते हैं दोस्तों के साथ, और घर में घुस करके श्रावण अव्वा और पवन बेन और सोनू गौंड के ऊपर चाकू से हमला करते हैं और मार पिटाई भी करते हैं। और मारने पिटाई करने के बाद धमकी देकर आते हैं कि तुम हमारे वी गैंग में शामिल हो जाओ, वी गैंग का हमको विस्तार करना है और तुम अगर शामिल नहीं हुए तो हम तुमको जान से मार देंगे। इस टाइप हम मार पिटाई करके आते हैं और ये सूचना हमको मिलती है तो पुलिस मौके पे जाती है वहाँ पर। तो अपराधियों को जो भी इसमें पीड़ित थे, तो पीड़ितों की बॉडी पे ज़्यादा चाकूबाजी के निशान थे और गंभीर स्थिति उन लोगों की, तो मेडिकल कॉलेज भेजा गया उनको एमएलसी के लिए। और उसके बाद हमने मामला पंजीबद्ध किया। मामला पंजीबद्ध करने के बाद इसमें हमने प्रथम दृष्टया 7 आरोपी बनाए थे जिनके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वहाँ के जो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनसे मालूम पड़ा कि वो 15 लोग थे। और उसके बाद हमने उन 15 में से 4 को हमने गिरफ्तार भी कर लिया हुआ है, शेष अन्य भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और अभी तक हमने उन 15 में से 12 व्यक्तियों की पहचान भी कर ली है कि 12 व्यक्ति वो कौन कौन थे। अभी 3 अन्य की तलाश जारी है जो कि नेक्स्ट हम कर लेंगे। अभी हमको कल शाम को मेडिकल कॉलेज से एक जानकारी प्राप्त हुई कि सोनू गौंड की जिसकी हालत गंभीर थी, अब वो पिछले 15 दिवस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जिसकी कि कल मृत्यु हो गई। दुखद परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का कारण क्या है ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा और डॉक्टरी राय के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही भाजपा ओबीसी वर्ग के इस बढ़े हुए आरक्षण को समाप्त करने का निरंतर षड्यंत्र रच रही है। शिवराज सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। इसको लेकर चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े हम जरूर करेंगे। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए लिखा जाए और किस तरीके से साजिश और षड्यंत्रों के साथ
मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हक और अधिकार को कत्लेआम करने का काम एक 15 साल के मुख्यमंत्री ने किया है। वो खरीदे हुए जनादेश की सरकार, जिसमें पहले आरक्षण हो चुका था, परिसीमन हो चुका था, उन चुनावों को रद्द करके कैसे कानूनी दाव पेच में फंसा के इस ओबीसी आरक्षण को खत्म करा जाए, इसकी तरफ काम किया है। इतिहास याद रखेगा कि वो मुख्यमंत्री जो ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बनाए और उनके लिए जिस प्रकार की साजिशों का काम कर रहा है, आज पूरे देश के अंदर ये एक नई साजिश चालू हुई है बीजेपी की कि मध्य प्रदेश से शुरुआत है, देश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की नई साजिश शुरू करिए। स्पष्ट है ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और ना तो कोर्ट के अंदर सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना उसके ऊपर काम किया गया है। पूरी सरकार बीजेपी के उस एजेंडे को लागू करने में लगी है कि कैसे देश के अंदर आरक्षण को खत्म करा जाए। स्पष्ट है बीजेपी सिर्फ ओबीसी के नाम पे पदों को लेना जानती है, ना कि उनके लिए कोई हितों के लिए काम करना। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।